नमस्कार। अनुगामिनी प्रस्तुत कथक वेद में मैं अमला शेखर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा है कि सभी भारतीय शास्त्रोक्त नृत्य शैलियों में समानता के क्या क्या मुद्दे हैं। अब हम आगे जाएंगे कि उसी समानता से उठकर कथक अपनी पहचान अलग से कैसे बनाता है। 2000 साल पीछे हम जाएंगे तो हम देखते हैं नाट्यशास्त्र में जिस तरह से वर्णन मिलता है, तो तब इन सब अनेकानेक शास्त्रोक्त नृत्य शैलियों के नाम भी नहीं थे और उस हिसाब से उस समय प्रचलन भी नहीं था। ऐसे हम मान सकते हैं कि नाट्यशास्त्र प्रस्तुत एक संस्कृत शास्त्रोक्त नृत्य शैली तब थी और आगे जाके प्रादेशिकता और प्रादेशिक वैशिष्ट्यों को उठाकर अनेक शास्त्रोक्त नृत्य शैलियाँ बनी, जैसे भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, कथकली। और आप ये सभी नृत्य शैलियाँ अपनी अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। कथक की ओर हम जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कथक नर्तक या नर्तकी पैरों में पूरा खड़ा रहता है। जैसे भरतनाट्यम में हम देखते हैं कि आयत उसका मूलभूत पैंतरा है, जहाँ पे पैर एक साथ होते हैं पद, लेकिन घुटने फैला के नर्तक खड़ा होता है तो उसकी कद थोड़ी सी कम दिखती है। वैसे उड़ीसी में चौक है। कथकली में हम देखते हैं कि पैर की बाहरी एज पे नर्तक ज़्यादातर खड़ा रहता है और ये पूरी तरह से अलग शैली है, नृत्य नाट्य शैली है, जिसमें भाषा को समांतर जाने वाली मुद्राओं की भाषा का इस्तेमाल होता हुआ हम देखते हैं। और कथक में नर्तक खड़ा रहता है, उसकी पूरी कद दिखाई देती है। तो यही कारण होगा कि तत्कार और भ्रमरी का विशेष प्रचलन कथक के नृत्यांग में हमें दिखाई देता है। तत्कार माने पैरों के अलग अलग तरीके से ज़मीन पर आघात करके नाद वैविध्य के साथ उसके साथ खेलना और उसकी कुछ नादाकृतियाँ बना के उसका सौंदर्य का आस्वाद लेना, ये हम कह सकते हैं ये तत्कार है इन नटशेल। और भ्रमरी नर्तक घूमता है और अलग अलग तरीके की भ्रमरियाँ कथक में प्रचलित है, वो उसकी खासियत है। और इसमें बहुत वेगवान भ्रमरी हम देखते हैं। तो हमें लगता होगा कि शायद कि नृत्यांग ही उसका ज़्यादा कसदार है, तो नहीं, कथक के नृत्यांग के समान उसका अभिनय पक्ष भी उतना ही समृद्ध और सुंदर है। अगर कोई तय करे तो नृत्यांग का आख्यान लगा सकता है, वैसे ही नृत्यांग का भी आख्यान लगा सकता है। दोनों पक्ष उतने ही तुल्यबल और समृद्ध है, ये हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। शायद आजकल समय की पाबंदी की वजह से वेगवान नर्तन और नृत्य प्रधान नर्तन हम ज़्यादातर देखते हैं, लेकिन दोनों पक्ष उतने ही समसमान समृद्ध है, ये हमें जान लेना चाहिए। और आगे बात आती है घुंघरू की। तो अभिनय दर्पण में किंकिणी लक्षणम में जो घुंघरुओं का वर्णन है, ठीक उसी तरह कथक नर्तक अपने पैर में घुंघरू परिधान करता है, पहनता है। शतद्वयम शतम वापी पादयोर नाट्यकारिणी, ऐसे उसकी आखिरी पंक्ति है। तो इतनी संख्या में घुंघरू सिर्फ कथक नर्तक पहनते हैं, बाकी शैलियों में घुंघरुओं की संख्या कम देखते हैं हम। तो घुंघरुओं की नाद की भी एक भाषा कथक नर्तन के साथ चलती है और
वो भी उसे समृद्ध करती रहती है। जब हम कथक के अभिनय की ओर चलते हैं तो ये देखते हैं कि कथक का अभिनय सहज सुंदर है। जैसे नृत्य देखने के लिए प्रशिक्षित प्रेक्षक ना भी हो तो उनके लिए कथक का अभिनय समझना उतना आसान नहीं होता है। हम देखते हैं कि दक्षिण में हर घर में कोई गायक वादक या नर्तक होता है। तो संगीत शास्त्रोक्त संगीत की जब कोई सभा चलती है तो सब जानकार रसिक वहाँ पे ज्ञानी रसिक होते हैं और सब समझ जाते हैं। उसका शास्त्र पक्ष उन पे हावी नहीं होता है। कथक में ये होता है कि सहजता उसका स्थायी भाव है अभिनय में, तो उसी के ज़रिए प्रेक्षकों की तरफ वो आसानी से जा पाता है। फिर भी उसमें और भी गहराइयाँ भी हैं अभिनय में। अलग अलग रचना प्रकार के साथ अलग अलग तरीके का अभिनय होता है। जैसे पदार्थ अभिनय, वाक्य अभिनय और अर्थांतरणों के साथ होने वाला अभिधा व्यंजना और व्यंजना से समृद्ध ऐसा अभिनय। और शायद यही वजह है कि रात रात भर एक एक ठुमरी पर एक एक ठुमरी की एक एक लाइन पर अभिनय चलता था। तो ये कथक की अलग पहचान है। और दो तरह के उसके कॉस्ट्यूम्स होते हैं। एक तो घाघरा और कुर्ती या ब्लाउज़ और दुपट्टा उसके साथ, और दूसरा है अंगरखा चुनीदार, ये है। और दोनों तरीके के ये जो कॉस्ट्यूम्स है कथक के, स्त्रियों के में प्रचलन जिसका है, पुरुष वर्ग में अंगरखा चूड़ीदार के साथ धोती का भी प्रचलन है। लेकिन ये सभी कॉस्ट्यूम्स कथक की नर्तन के ज़रिए जो अंग रेखाएं उत्पन्न होती है उन सब की सुंदरता और निखार लेता है। तो इसके साथ हम आज यहाँ समाप्त करते हैं और अगले बार देखेंगे कि आगे जाके कथक का आज का स्वरूप क्या है और फिर उसके बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए विराम। धन्यवाद।